हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे इनवॉइसेस के टाइप्स के बारे में। यानी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके इनवॉइसेस हैं, जिनको हम कल डिस्कस कर रहे थे कि इनवॉइस क्या होता है, कैसा डॉक्यूमेंट है जो सप्लाई के एविडेंस होता है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है पूरी सप्लाई के बारे में। उसी का यूज़ करके आप आईटीसी ले सकते हो, वही आपको टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो जो वो इनवॉइस इशू किया जाता है उससे रिलेटेड प्रोविजंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब उसके जो प्रोविज़न है वो क्या बताएंगे कि जो भी आप पर्टिकुलर सिचुएशन होगी उसमें जो इन्वॉइस बनेगा वो किस तरह का होगा, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कब तक वो इशू किया जाना चाहिए। यानी जो वो इन्वॉइस है वो किस तरह का होगा, किस टाइप का होगा, उस चीज़ को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है आपका टैक्स इन्वॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, कि जब क्या है आपकी गुड्स इन्वॉल्व होगी, यानी जब जो सप्लाई कर रहे हो आप वो गुड्स की होगी, तो उस केस में इन्वॉइस कैसा होगा। ये आपका प्रेस्क्राइब है सेक्शन 31 के सब सेक्शन 1 में। ये क्या कहते हैं कि जब भी क्या होगी आपकी एक जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो सप्लाई करेगा किसी भी टैक्सेबल गुड्स की, तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्रेस्क्राइब टाइम में। टाइम जो प्रेस्क्राइब है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले इतना समझो कि उसको क्या करना पड़ेगा। जो भी टाइम जो है उनके लिए बताया गया है उस टाइम के अंदर अंदर इन्वॉइस को इशू करना पड़ेगा। और जो वो इन्वॉइस होगा उसमें क्या क्या दिखाया जाएगा, डिस्क्रिप्शन होगा गुड्स का, यानी जो गुड्स सप्लाई हो रही हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, उनकी क्वांटिटी मेंशन होगी, उनकी वैल्यू मेंशन होगी, कितना टैक्स बनता है वो मेंशन होगा, और वो सारे पर्टिकुलर जो भी प्रेस्क्राइब होंगे वो सारे के सारे लिखने पड़ेंगे। यानी जो गुड्स के रिलेशन में जो भी इन्वॉइस बनेगा उसमें गुड्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो एक इन्वॉइस में होती है वो सारी की सारी विद इन द टाइम, जो भी टाइम लिमिट उनके लिए बनाई गई है उसके अंदर उसे इशू करना होगा। किसको, सप्लायर को। अब इतनी देर से हम बोल रहे हैं प्रेस्क्राइब टाइम में, तो वो प्रेस्क्राइब टाइम क्या होगा, यानी टाइम लिमिट क्या है इशू करने के लिए टैक्स इनवॉइस को इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। तो देखो, अगर क्या है आपकी गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है, यानी आपको गुड्स को रिमूव करवाना पड़ता है अपनी जगह से। देखो, आप किसी को मान लो कोई सामान बेच रहे हो और वो आपको उसके घर पे पहुंचाना है, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, अपने गोडाउन से, अपनी शॉप से उस चीज़ को रिमूव करवाना पड़ेगा, वहाँ से हटा के उनके घर पे पहुंचाना पड़ेगा। तो अगर क्या है जो आपकी सप्लाई है वो इन्वॉल्व करती है गुड्स का रिमूवल, तो उस केस में कितना टाइम होगा, जिस टाइम वो गोडाउन में से या फिर शॉप में से वो रिमूव की जाएगी उस टाइम से पहले पहले, यानी एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और बिफोर डैट, बिफोर और या कह सकते हो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, यानी या तो जिस टाइम रिमूवल किया जा रहा है गुड्स का उस टाइम, या फिर उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस बनाना पड़ेगा, अगर क्या है रिमूवल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है। ये लिखा हुआ है आपका सेक्शन 31 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए में। फिर है सेकंड कि अगर क्या है वो रिमूवल को इन्वॉल्व नहीं करती, यानी गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह रिमूव नहीं हो रही है, तो उस केस में जिस टाइम उनकी डिलीवरी होगी, तो देखो अगर वो रिमूव नहीं हो रही है तो आप क्या कर रहे होगे, जहाँ पर आपकी शॉप है वहीं पर डिलीवरी दे रहे होगे, आपकी शॉप में वो खरीदने आया होगा, उसी के हाथ में उसी टाइम सामान पकड़ा दोगे। तो जिस टाइम वो डिलीवरी होगी उस टाइम या उससे पहले, यानी बिफोर और एट द टाइम ऑफ मेकिंग डिलीवरी, यानी जिस टाइम आप उसको रिसिपिएंट को वो गुड्स अवेलेबल करवाओगे उस टाइम या उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बिल को बनाना पड़ेगा, इनवॉइस को इशू करना पड़ेगा। एक और चीज है कि कुछ केसेस में रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है, रिलैक्सेशन इन सम केसेस, कि जो आपकी गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो चाहे तो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ गुड्स को रिलैक्सेशन दे सकती है टैक्स इनवॉइस के रिगार्डिंग, कि उनको इस टाइम लिमिट के अंदर इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर किस टाइम के अंदर करेंगे, वो उस टाइम के अंदर करेंगे जो भी गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। रिपीट कर रही हूँ सारा,
जो टैक्स इनवॉइस है गुड्स के केस में वो क्या होगा, वो प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर इशू करना होगा, जिसमें सारे पर्टिकुलर्स मेंशन होंगे। और वो प्रेस्क्राइब टाइम क्या होगा, अगर वो गुड्स रिमूव हो रही हैं, रिमूवल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, तो उस केस में जिस टाइम रिमूवल हो रहा है उस टाइम या उससे पहले क्या करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर क्या है वो रिमूवल इन्वॉल्व नहीं है तो जिस टाइम डिलीवरी गुड्स की जाएगी उस टाइम या उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो स्पेसिफाइड गुड्स को एग्जम्प्ट भी कर सकती है, यानी उनको एक रिलैक्सेशन दे सकती है कि वो क्या कर सकते हैं, उन्हें इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में भी कर सकते हैं। और उनके लिए टाइम क्या होगा, उनके लिए जो प्रेस्क्राइब टाइम है वो होगा जो भी गवर्नमेंट उनको बताएगी, यानी जो भी गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। सेकेंड प्रोविज़न है टाइम लिमिट टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने गुड्स के बारे में बात की, अब हम सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। गुड्स से रिलेटेड आपका सेक्शन था 31 क्लॉज 1, और जो आपका सर्विसेज है इससे रिलेटेड आपका सेक्शन है सेक्शन 31 क्लॉज 2। ये क्या कहते हैं कि जब भी क्या करोगे, आप सप्लाई करोगे किसी भी सर्विसेज की, तो उस केस में आपको क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा इनवॉइस में उसकी मेंशन करनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू, उसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा है, या फिर वो सारे पर्टिकुलर जो भी एक इनवॉइस में ज़रूरी होंगे, जो भी प्रेस्क्राइब होंगे, वो आपको इनवॉइस में मेंशन करने पड़ेंगे और विद इन द टाइम आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। यानी जो हमने गुड्स के केस में बात की थी कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हुए प्रेस्क्राइब टाइम में इशू करना होता है, सेम चीज़ आपकी सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होंगी, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर टाइम लिमिट अलग है। यहाँ पर टाइम लिमिट क्या होगी, नॉर्मल केस में आपके पास टाइम होता है विद इन 30 डेज, यानी जिस दिन आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करोगे उसके 30 दिन के अंदर यानी सप्लाई ऑफ सर्विसेज के 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्या है, आपका जो सप्लाई है वो किसी बैंकिंग कंपनी के थ्रू हो रही है, यानी जो सप्लाई करने वाला है वो कोई बैंकिंग कंपनी है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंक्लूडिंग NBFC, यानी जिसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी इंक्लूड है। अगर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी या NBFC क्या कर रही है, उस सप्लाई को कर रही है, तो ये टाइम 30 डेज़ की बजाय 45 डेज़ हो जाता है। यानी इनके पास सप्लाई करने, सर्विस की सप्लाई करने के बाद 45 दिन का टाइम होता है टैक्स इनवॉइस को इशू करने का। यहाँ पर भी कुछ रिलैक्सेशन दी गई हैं। वो रिलैक्सेशन क्या है कि गवर्नमेंट के पास पावर है, यहाँ पर 2 पावर गवर्नमेंट के पास हैं। फर्स्टली कि अगर वो चाहे, यानी गवर्नमेंट जो है प्रेस्क्राइब कर सकती है कि किसी और डॉक्यूमेंट, एनी अदर डॉक्यूमेंट टू डीम्ड एज टैक्स इनवॉइस, कि वो किसी और डॉक्यूमेंट को भी प्रेस्क्राइब कर सकती है कि इस पर्टिकुलर गुड्स की या सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सर्विस की सप्लाई में अगर आप क्या है ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को इशू कर देते हो तो मान लिया जाएगा कि टैक्स इनवॉइस आपने इशू कर दिया है। यानी वो कोई और डॉक्यूमेंट भी प्रेस्क्राइब कर सकती है जिसका जो टैक्स इनवॉइस की जगह पे चल जाएगा, या फिर वो ये भी पावर दे सकती है किसी को कि वो क्या करे, इशू ना करे टैक्स इनवॉइस। देखो दोबारा बोल रही हूँ सारा, सर्विसेज के केस में क्या होगा, आपको प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर सारी डिटेल्स के साथ इनवॉइस बनाना होगा। नॉर्मल केसेस में वो टाइम 30 डेज होगा, NBFC बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल कंपनी के केस में वो 45 डेज होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के पावर है कि वो रिलैक्सेशन दे सकती है, वो चाहे तो ये भी कह सकती है कि कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है मान लिया जाएगा टैक्स इनवॉइस, यानी टैक्स इनवॉइस की जगह आप कुछ और इशू कर सकते हो, वो ये भी कह सकती है। और वो चाहे तो आपको एग्जम्प्ट भी कर सकती है कि आपको टैक्स इनवॉइस या उसकी जगह पे कुछ भी इशू करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड प्रोविज़न है हमारा रिवाइज्ड इनवॉइस, सेक्शन 31 सब क्लॉज 3। देखो रिवाइज इनवॉइस, जैसे इसका नाम बता रहा है कि आपने इनवॉइस को रिवाइज किया है यानी री इशू किया है,
तो एक इन्वॉइस को री इशू कब किया जाता है कि आपने क्या किया होगा, आप एक दिन एलिजिबल हुए होंगे कि आपकी थ्रेशहोल्ड लिमिट से एग्जाम्पल के तौर पर क्रॉस कर गई है और अब आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपने क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन आपका आने में टाइम लगेगा, यानी एप्लीकेशन आपकी वेरीफाई होगी और फिर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो ड्यूरिंग दिस टाइम आपने जितने भी इनवॉइस इशू किए होंगे, यानी जिस दिन आप अप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए से उस टाइम तक जब आपको क्या हुआ है, इशू हुआ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इस दौरान आपने जितने भी इनवॉइस इशू किए होंगे, अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ये पावर होती है कि जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस दौरान इशू किए हुए सारे बिल को आप रिवाइज कर सकते हो, यानी उन बिल की जगह दूसरे बिल को इशू कर सकते हो, दूसरे इनवॉइस बना सकते हो। दूसरे इनवॉइस बनाने से क्या होगा, दूसरे इनवॉइस में फिर आप क्या करोगे, पहले से ही जीएसटी नंबर मेंशन कर दोगे। तो जीएसटी नंबर पहले से मेंशन कर दोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा क्या करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना। यानी कोई भी पर्सन अगर क्या है जीएसटी के लिए अप्लाई कर देता है तो जिस टाइम उसका जीएसटी सर्टिफिकेट आएगा उस टाइम के बीच में उसने जितने भी इनवॉइस इशू किए हैं वो उनकी जगह पर रिवाइज इनवॉइस इशू करता है ताकि वो इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सके। इसके बाद फोर्थ प्रोविजन है हमारा, नो नीड टू इशू टैक्स इनवॉइस। सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी, वहाँ क्लॉज ए था, यहाँ पर क्लॉज बी है। ये क्या कह रहे हैं, कुछ केसेस में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की ही ज़रूरत नहीं है। वो कब, कि अगर क्या है जिस गुड्स की या सर्विसेज की आप सप्लाई कर रहे हो उसकी जो वैल्यू है वो 200 रुपये से कम है, यानी लेस देन 200 रुपीज़ है, तो उस केस में आपको इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। जो कंडीशन लगाई गई हैं इस पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, अगर वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हैं, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस जो भी प्रेस्क्राइब होंगी, अगर क्या है आपकी जो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज हैं वो 200 रुपये से कम की है तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बिल ऑफ सप्लाई, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी। ये क्या कह रहे हैं, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है कि अगर क्या है जो आपका सप्लायर है वो क्या कर रहा है, जो वो सप्लाई कर रहा है वो एग्जम्प्टेड गुड्स सर्विसेज की कर रहा है, यानी ऐसी गुड्स या सर्विसेज की कर रहा है जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, या फिर वो कंपोजिशन स्कीम यानी सेक्शन 10 के अंदर टैक्स को पे कर रहा है, दोनों ही केस में उसे क्या है टैक्स इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसकी जगह बिल ऑफ सप्लाई को इशू कर सकता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बिल और टैक्स इनवॉइस अलग अलग होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है, उसमें फ़र्क होता है रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। टैक्स इनवॉइस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमने कल बात की थी कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जबकि बिल ऑफ सप्लाई में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कम होती है, वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर क्या है आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स दे रहे हो या फिर एग्जम्प्टेड गुड्स सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपका काम बिल ऑफ सप्लाई से चल जाएगा इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इस बिल ऑफ सप्लाई में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। फर्स्टली सप्लायर की इन्फॉर्मेशन होती है, यानी जो सप्लाई करने वाला है उसका नाम, एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर ये लिखा होता है। सेकेंडली सीरियल नंबर होता है, जैसे एक टैक्स इनवॉइस में अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और साथ में स्पेशल सिंबल का कॉम्बिनेशन करके एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, ठीक वैसे ही बिल ऑफ सप्लाई में भी होता है। डेट ऑफ इशू मेंशन करनी पड़ती है कि किस दिन आप सप्लाई कर रहे हो वो मेंशन होगा। अगर आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी, इन्फॉर्मेशन ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि कल मैं इन सारे पॉइंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं क्लियर कर चुकी हूँ। इसके साथ साथ गुड्स और सर्विसेज के कुछ कोड असाइन होते हैं, जिसकी हमने कल बात की थी, HSN कोड, वो सारे लिखे होंगे। जो गुड्स सर्विसेज सप्लाई की जा रही हैं उनका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, वैल्यू लिखी होगी कि कितने का सामान आप सप्लाई कर रहे हो,
एंड लास्टली सिग्नेचर होंगे। अगर आपको याद हो वहाँ पर इससे अलग भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने मेंशन की थी। वहाँ पर तो हमने क्वांटिटी ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज पे बेस पे करने वाले हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन, यानी बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो टैक्स इनवॉइस में दिखानी पड़ती है, बट बिल ऑफ सप्लाई में इतनी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ सप्लायर की इन्फॉर्मेशन, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू, कोड, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड सिग्नेचर, सिर्फ इतना ही जो डाटा है उसके अंदर लिखा होगा। एंड सेकेंडली, अगर क्या है आप सेक्शन 10 के अंदर टैक्स पे कर रहे हो या फिर एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हो और उनकी जो अमाउंट है वो 200 रुपये से कम है, लेस देन 200 रुपीज़ है, तो उस केस में आपको बिल ऑफ सप्लाई भी इशू करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप कुछ भी इशू नहीं करोगे, ना बिल ऑफ सप्लाई ना ही टैक्स इनवॉइस। सिक्स्थ प्रोविज़न है आपका रिसिप्ट वाउचर, सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है कि देखो अब आप सप्लाई कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ बदले में लोगे। अगर जो वो पैसा आप लेने वाले हो वो आपको एडवांस मिल जाता है, यानी अब तक आपने बिल नहीं बनाया है, अभी तक आपने सप्लाई नहीं की है, आपको वो पैसा एडवांस में मिल रहा है, तो जब भी एक सप्लायर को, एक रजिस्टर्ड पर्सन को क्या होगा, एडवांस पेमेंट मिलेगी किसी भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई से रिलेटेड, तो ऐसे में वो क्या करेगा, रिसिप्ट वाउचर को इशू करेगा। रिसिप्ट वाउचर क्या होगा, एविडेंस होगा इस बात का कि उसने क्या की है, एडवांस पेमेंट रिसीव की है। यानी एक रजिस्टर्ड पर्सन को जब भी एडवांस में पेमेंट मिलेगी तो वो क्या करेगा, रिसिप्ट वाउचर को इशू करेगा। क्योंकि देखो टाइम ऑफ सप्लाई जब हम डिसाइड करते हैं तो हम यही देखते हैं कि पेमेंट पहले मिली थी या इनवॉइस पहले इशू हुआ था, दोनों में से जो भी डेट पहले होती है उसी को मानते हैं हम टाइम ऑफ सप्लाई। तो हमें पता होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपने पेमेंट कब की मिली थी आपको, तो पेमेंट के लिए यहाँ पर क्या होगा, रिसिप्ट वाउचर इशू किया जाएगा जो इस चीज़ का एविडेंस होगा कि पेमेंट रिसीव हो गई है। सेवेंथ है रिफंड वाउचर, सेक्शन 31 क्लोज सब सेक्शन 3 क्लोज ई। ये क्या कह रहे हैं कि अगर क्या है आपको एडवांस पेमेंट मिल गई थी, ठीक है, आपको एडवांस पेमेंट मिली, आपने रिसिप्ट वाउचर इशू कर दिया कि आपको पेमेंट रिसीव हो गई है, लेकिन क्या है जो पेमेंट आपने एडवांस में रिसीव की थी उसके रिगार्डिंग किसी भी रीज़न से मान लो आप अब उसको सामान नहीं भेजने वाले हो, यानी वो सप्लाई जो है अब नहीं होने वाली है, या फिर उसके रिगार्डिंग अब कोई भी टैक्स इनवॉइस आपने इशू नहीं किया है। एक ही बात है कि आप टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर रहे, इसका मतलब आप सप्लाई नहीं कर रहे, तो उस केस में अब क्या है, आपके पास पेमेंट रिसिप्ट वाउचर है तो आपको आपके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, लेकिन जब सप्लाई ही नहीं हो रही है तो वो ट्रांजैक्शन कैंसिल करनी थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सप्लाई नहीं हुई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिफंड वाउचर को इशू करना पड़ेगा। यानी बिना सप्लाई, अगर सप्लाई नहीं होती है, आपने कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया है, तो आप रिफंड वाउचर को इशू कर दो कि आपने वो पैसा रिटर्न कर दिया है, ताकि आपके ऊपर से जो क्लेम है वो खत्म हो जाए। एट्थ है इनवॉइस इन केस ऑफ आरसीएम, सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज एफ। ये क्या कह रहे हैं कि अगर क्या है एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स देने वाला है, देखो रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम के बेस पे टैक्स देने वाला है का मतलब क्या हुआ कि आपका सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड था लेकिन आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, यानी उस केस में टैक्स कौन देगा, आपका रेसिपिएंट देगा, या फिर कोई पर्टिकुलर गुड सर्विसेज ऐसी होती है जहाँ पर गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देती है कि यहाँ पर जो टैक्स दिया जाएगा रिवर्स चार्ज बेस पे दिया जाएगा। तो अगर क्या है जो रिवर्स चार्ज बेस पर रेसिपिएंट टैक्स देने वाला है, जो वो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स देने वाला है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, जो पर्टिकुलर गुड्स सर्विसेज या दोनों का कॉम्बिनेशन सप्लायर सप्लाई करेगा उसके रिगार्डिंग जो टैक्स इनवॉइस होगा वो कौन इशू करेगा, वो आपका रेसिपिएंट करेगा, क्योंकि टैक्स वो देने वाला है तो वो करेगा। नेक्स्ट है पेमेंट वाउचर इन केस ऑफ आरसीएम, सेक्शन
31 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी। ये क्या कह रहे हैं कि अगर क्या है टैक्स जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर पे किया जा रहा है, रिवर्स चार्ज बेसिस पर पे किया जा रहा है, तो ऐसे में जब जो रेसिपिएंट है सप्लायर को पेमेंट करेगा। अब देखो अगर क्या है रेसिपिएंट क्या करता है टैक्स को पे करता है, तो उसे ये भी दिखाना होता है कि उसने सप्लायर को पेमेंट कर दी है। तो उसे सप्लायर को पेमेंट कर दी है, इस बात के प्रूफ के तौर पर वो क्या करेगा, एक पेमेंट वाउचर को इशू करेगा जब वो पेमेंट कर रहा होगा, यानी एक एविडेंस होगा वो पेमेंट वाउचर इस बात का कि उसने क्या कर दी है, सप्लायर को पेमेंट कर दी है। देन नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस सप्लाई। कॉन्टिन्यूस सप्लाई अंडर जीएसटी। थोड़ा थोड़ा तो यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आप क्या करने वाले हो, सामने वाले को यानी जो सप्लायर है वो रेसिपिएंट को कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करने वाला है। कि कई बार आप मान लो किसी पर्सन को कह देते हो कि आप हर महीने हमें इतनी यूनिट भेजोगे, 1000 भेजोगे, 500 भेजोगे, यानी वो कॉन्टिन्यूसली आपको सप्लाई करते आ रहा है। ये दो टाइप की हो सकती है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकती है या सर्विसेज की भी हो सकती है। तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा, ये आपका डिफाइन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 32 में। ये क्या कहता है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब होगा कि जो गुड्स हैं वो क्या है, एग्री हुई हैं कि आप क्या करोगे, कॉन्टिन्यूसली एक कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अंदर प्रोवाइड करोगे, और जो सप्लायर है वो टाइम टू टाइम बिल इशू करता रहेगा। यानी ये नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूसली सप्लाई कर रहे हो तो सबकी इकट्ठी पेमेंट होगी, इकट्ठे ही बिल बनेंगे। आप कॉन्टिन्यूसली क्या करने वाला है, सप्लायर रेसिपिएंट को सप्लाई करने वाला है और टाइम टू टाइम जो है इनवॉइस बनते रहेंगे। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होगा कि जो सप्लायर है वो कॉन्टिन्यूसली सर्विसेज की सप्लाई करने वाला है, उनके बीच में एग्री हुआ है कि वो कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करता रहेगा, और वो क्या है उनके रिगार्डिंग भी क्या होगा, बार बार पेमेंट और बिल का काम होता रहेगा। आप कॉन्टिन्यूस सप्लाई सर्विसेज की तभी बोलोगे जब जो एग्रीमेंट हुआ है सप्लाई करने का वो 3 महीने से ऊपर का हुआ है। यानी जो कॉन्टिन्यूस सप्लाई होने वाली है वो 3 महीने से ज़्यादा के टाइम के लिए होने वाली है, तभी आप कहोगे कि आप कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो। और जब भी बात होगी कॉन्टिन्यूस सप्लाई की तो उस टाइम लिमिट होगी आपकी इनवॉइस इशू करने की। गुड्स के केस में तो ये टाइम लिमिट होगी कि अगर क्या है आप या तो क्या कर रहे होगे, सक्सेसिवली बार बार स्टेटमेंट इशू कर रहे होगे, यानी अपने आप उसको स्टेटमेंट दे रहे होगे अकाउंट्स की कि पेमेंट नहीं भी हो रही है तो कि हाँ आपके अकाउंट में इतना पैसा जुड़ गया है, या फिर उसको डायरेक्टली पेमेंट कर ही रहे होगे। तो क्या है, अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट दे रहे हो अकाउंट्स की कि अब आपका पैसा इतना हो गया है, वो इतना हो गया है, तो जिस टाइम वो स्टेटमेंट इशू की जाएगी उस टाइम या फिर उससे पहले, यानी जिस टाइम स्टेटमेंट इशू होगी उस टाइम या फिर ऑन और बिफोर स्टेटमेंट इशूड, हर बार जब भी स्टेटमेंट इशू की जाएगी उस टाइम या उससे पहले आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। और अगर सक्सेसिव पेमेंट इन्वॉल्व है कि बार बार आप पेमेंट कर रहे हो, तो जब भी वो पेमेंट रिसीव होगी उस टाइम या फिर उससे पहले, कि अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व है तो उस केस में ऑन और बिफोर स्टेटमेंट इशूड, और अगर क्या है सक्सेसिव पेमेंट इन्वॉल्व है तो ऑन और बिफोर पेमेंट रिसीव, कि अगर आपको जिस टाइम पेमेंट मिलेगी उस टाइम या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। फिर बात आती है कि सर्विसेज के केस में टाइम लिमिट क्या होगी। तो देखो सर्विसेज के केस में अगर क्या है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल है, यानी आप पहले से जानते हो कि आपकी पेमेंट की डेट क्या है, आपने पहले से फिक्स की हुई है कि इस दिन पेमेंट की जाएगी, तो उस केस में ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यानी जो डेट डिसाइडेड है उस दिन या फिर उससे पहले क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सेकेंडली, जब आपकी ड्यू डेट जो है पेमेंट की एसर्टेबल नहीं है, यानी पहले से आप सर्टेन नहीं हो कि किस दिन पेमेंट की जाएगी, तो जिस दिन आपको पेमेंट एक्चुअल में मिलेगी उस दिन या फिर उससे पहले ऑन और बिफोर पेमेंट रिसीव आपको क्या करना पड़ेगा,
इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। दोबारा बोल रही हूँ कि अगर क्या है पेमेंट डेट का पहले से पता है तो उस डेट से पहले या उस दिन, और अगर पेमेंट का नहीं पता है तो जिस दिन पेमेंट मिलेगी उस दिन या फिर उससे पहले। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर क्या है आपका कोई काम बहुत बड़ा है और आपको जो पेमेंट मिलती है वो इवेंट के अकॉर्डिंग मिलती है, कि जैसे ही मान लो कंस्ट्रक्शन का काम है कि जिस दिन ये इतना काम पूरा हो जाएगा उस दिन पेमेंट करोगे, या फिर जिस दिन मान लो लेंटर डल जाएगा उस दिन पेमेंट होगी, तो उस केस में जिस दिन वो पर्टिकुलर इवेंट जिसके कंप्लीशन पे आप क्या करने वाले हो, पेमेंट करने वाले हो, उस दिन या फिर उससे पहले उस इवेंट के रिगार्डिंग आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। पूरा रिपीट कर रही हूँ, गुड्स के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब होगा कि कॉन्टिन्यूसली गुड्स की सप्लाई होगी। उस केस में अगर क्या है सक्सेसिव स्टेटमेंट इशू की जा रही है तो ऑन और बिफोर स्टेटमेंट इशू के आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर सक्सेसिव पेमेंट हो रही है तो उस पेमेंट जिस दिन आपको मिली है उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सर्विसेज के केस में अगर डेट पहले से पता है तो उस केस में उस ड्यू डेट वाले दिन या उससे पहले ही आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर ड्यू डेट पेमेंट की पहले से नहीं पता है तो जिस दिन आपको पेमेंट मिलेगी उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और अगर क्या है आपकी पेमेंट रिलेटेड है कंप्लीशन ऑफ इवेंट से, तो जिस दिन वो इवेंट के रिगार्डिंग क्या होगा, वो इवेंट कंप्लीट होगा उस दिन या फिर उससे पहले उस इवेंट के रिगार्डिंग आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। जो गुड्स से रिलेटेड ये टाइम लिमिट थी ये आपकी मेंशन थी सेक्शन 31 के सबसेक्शन 4 में, और जो आपकी सर्विसेज से रिलेटेड थी वो मेंशन थी सेक्शन 31 के सबसेक्शन 5 में। अब लास्ट प्रोविज़न है हमारा इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस। यानी आपने क्या किया है, कोई गुड्स जो हैं किसी को दी हैं लेकिन अभी तक वो बिकी नहीं है, आप वो बताएगा कि अगर उसे पसंद आएगी तो रख लेगा वरना वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो देखो अगर कोई इस टाइप की गुड्स हैं जो आपने क्या की हैं एट प्रेजेंट रिमूव करवा दी हैं बट अभी तक वो सप्लाई नहीं हुई हैं, तो वो क्या है आपके गोडाउन में से तो चली गई होंगी, यानी आपने सेंड कर दिया, यानी रिमूव वहाँ से हो चुकी होंगी, वो पहले रिमूव होगी, सप्लाई उनकी बाद में होगी। तो उनके केस में जो इन्वॉइस है वो कैसे इशू किया जाएगा कि जिस दिन उनकी एक्चुअल सप्लाई होगी। देखो आप बिल कब बना सकते हो, सही मायने में देखा जाए तो जिस दिन आपकी सप्लाई होगी उस दिन बना सकते हो, लेकिन अब आपने किसी को टेम्परेरी बेसिस पर सामान बेचा है तो उसकी भी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि इतने टाइम तक ही वो बताएगा कि आपको डिसीजन कि उसे रखनी है या नहीं। तो इसलिए क्या माना जाता है कि जिस दिन आपने वो क्या किया सप्लाई की, यानी जिस दिन एक्चुअल में आप वो एग्री हो गया है कि उसे वो सामान खरीदना है, यानी जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा या तो उस दिन या उससे पहले, और जब रिमूव हुए यानी आपके पास से वो सामान उसके पास भेजे 6 मंथ हो जाएंगे, दोनों में से जो भी चीज़ पहले होगी वो इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट मान ली जाएगी। यानी जिस दिन रिमूवल को 6 मंथ होंगे या फिर जिस टाइम सप्लाई होगी उस दिन, वो दिन दोनों में से जो भी पहले है वो लास्ट दिन माना जाएगा इनवॉइस को इशू करने का। या ये शॉर्ट में बोल सकते हो कि विद इन 6 मंथ आपका जो बिल है इनवॉइस है वो इशू हो जाना चाहिए जिस टाइम वो गुड्स जो हैं भेजी गई हैं अप्रूवल के लिए। टैक्स इनवॉइस तो आपका इस टाइम के अकॉर्डिंग बनेगा, हाँ, लेकिन जिस टाइम आपने वो गुड्स भेजी हैं सिर्फ उसको, लेकिन अभी तक वो टैक्सेबल नहीं हुई हैं क्योंकि वो सप्लाई नहीं हुई हैं, उस टाइम बिल ऑफ सप्लाई को इशू किया जा सकता है। यानी बिल ऑफ सप्लाई तो उसी टाइम इशू किया जा सकता है जिस टाइम वो गुड्स आपके पास से रिमूव हुई भेजी गई, लेकिन टैक्स इनवॉइस क्या होगा जिस टाइम उनकी एक्चुअल में सप्लाई होगी या फिर रिमूवल हुए 6 मंथ होंगे, दोनों में से जो भी डेट पहले होगी वो लास्ट डेट मान ली जाएगी इनवॉइस को इशू करने की। ये थे हमारे सारे प्रोविजंस कि कैसे गुड्स के केस में इनवॉइस इशू होगा, कैसे सर्विसेज के केस में होगा, आरसीएम के केस में क्या होगा, रिसिप्ट वाउचर क्या था, पेमेंट वाउचर क्या था, कॉन्टिन्यूस सप्लाई के केस में क्या होगा, या फिर जब गुड्स जो हैं सेल और रिटर्न बेसिस पर भेजी जाती हैं तो तब कैसे इनवॉइस बनाए जाते हैं। यहाँ पर हमारा इनवॉइस का कंसेप्ट खत्म होता है। आई होप समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे क्रेडिट एंड डेबिट नोट के बारे में कि ये कब इशू किए जाते हैं, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन इनके अंदर होती है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।